हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो रहने वाली है आपके हाई कोर्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, हाई कोर्ट का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। नहीं देखा है तो पहले उसको देखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड ही चीज़ें जो है अब मैं इस क्लास के अंदर बताऊँगी। आज हाई कोर्ट जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो पूरा 5th भाग है, जो आपके संविधान का 5वां भाग है, जहाँ पे केंद्र की सरकार की बात हो रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, द यूनियन, उसका नाम जो है आपके संविधान में 5वें भाग का वो है द यूनियन। तो यानी कि केंद्र की सरकार की जो भी आपकी बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी है, किस तरीके से क्या क्या काम करती है, कितने ऑर्गन्स हैं वो, किस किस प्रकार किन किन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हाई कोर्ट का सेकंड पार्ट है, इससे पहला एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके बाद में एक वीडियो आएगी जहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी, क्योंकि इस टॉपिक की हमने प्रैक्टिस नहीं करी। वैसे मैं यूजुअली क्या करती हूँ, कुछ भी टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, तो थोड़ी देर आपकी अगर 40-45 मिनट की क्लास रहती है तो 30 मिनट तक हम पढ़ाई करते हैं थ्योरी को, और लास्ट में 10-15 मिनट तक हम फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं सेम उसी टॉपिक के। लेकिन अभी ये तो जो आपका टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये थोड़े से आपके है ना, थोड़े से लेंदी टॉपिक्स थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं कर पाए ज़्यादा। तो इसलिए एक पूरी मैं सेपरेट क्लास लेकर आऊँगी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही हम है ना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में एक और मैं क्लास लेकर आऊँगी जो कि डेडिकेटेडली आपके 5th पार्ट को होगी, यानी कि जो आपका संविधान का 5वां भाग है, जहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है। हमने एग्जीक्यूटिव में आपका राष्ट्रपति पढ़े हैं, आपके है ना उपराष्ट्रपति पढ़े, आपके प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब कुछ पढ़ा है। उसके बाद में फिर हमने है ना पार्लियामेंट यानी कि संसद में लोकसभा राज्यसभा पढ़ाई है, किस तरीके से काम करते हैं वो सब कुछ देखा। फिर हमने न्यायपालिका में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखा। तो ये जितना भी कुछ हमने पढ़ा है ना, इस सारे की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए एक डेडिकेटेड मैं क्लास लेकर आऊँगी पूरे 5वें भाग के लिए, जहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसके जितने भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सारे उस एक क्लास में आके आपका कवर हो जाएगा, ताकि प्रॉपर रिविजन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके का आपका स्केड्यूल रहेगा। उसके बाद में फिर हम नया भाग शुरू करेंगे जो कि है आपका 6th पार्ट, जिसका नाम है स्टेट। ठीक है, STATE स्टेट, यानी कि आपकी राज्य की सरकार के बारे में, केंद्र की सरकार के बारे में देख लिया। अगर किसी ने केंद्र की सरकार के बारे में इतना इन डेप्थ में पढ़ लिया है जितना मैंने पढ़ाया है, तो फिर राज्य की सरकार के बारे में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सेम टू सेम काम करते हैं, बस नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आने वाली क्लासेस में हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है हाई कोर्ट का पार्ट नंबर 2। ठीक है, यानी कि टॉपिक रहने वाला है हाई कोर्ट का पार्ट नंबर 2। क्लास को शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा ही आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम के बारे में बताती हूँ कि हर्षिता मैम की पाठशाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चैनल। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए, तो आप डेफिनेटली इस चैनल के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव रहती हूँ। बच्चे कुछ भी मैसेज करते हैं उसका तुरंत मैं यहाँ पे रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, तो आपको कुछ भी पूछना होता है, कोई आपको सजेशन चाहिए, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने कुछ सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आपके कोई भी डाउट होते हैं, कुछ भी आपके सजेशन क्वेरीज होती है, वो सब आप मुझे यहाँ पे टाइप करके यानी कि मैसेज करके दे सकते हो। साथ ही साथ मैं जो भी है ना क्लासेस ले रही हूँ, उसकी कुछ भी मुझे फ्री की PDF आपको देनी होती है, या फिर फ्री नोट्स मैं यहाँ पे काफ़ी सारे अपलोड करती रहती हूँ अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं अलग अलग एग्ज़ाम से है ना जुड़ी हुई क्लासेस जो है वो लेती रहती हूँ, तो इसलिए अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके फ्री नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। पॉलिटी के काफ़ी सारे नोट्स जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, तो वो सारे फ्री मटेरियल जो है वो भी आपको मिल सकता है। क्विजेस की प्रैक्टिस में मैं यहाँ पे करवाती रहती हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम यहाँ पे होती रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, स्टडी के मटेरियल चाहिए फ्री में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर मैं यहाँ पे कोई भी जॉब की ओपनिंग आती है, कोई भी वैकेंसीज आती है, वो भी मैं यहाँ पे बताती रहती हूँ। तो अगर आपको जॉब की वैकेंसीज वगैरह जानने में इंटरेस्ट है, अलग अलग कहाँ पे कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। करंट अफेयर से जुड़ी हुई, कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो ये चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बच्चों को मोटिवेशन के कोट जो है वो भी मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, ताकि बच्चों के अंदर जोश जो है वो बना रहे पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारा डिस्कशन जो है वो मेरी ये फैमिली के साथ में होता रहता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको सिंपली टाइप करना है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे आपको मेरी ऐसी फोटो जो है वो दिख जाएगी। तो फिर आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेरी एक फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। हमने हाई कोर्ट
आपको ये सारा कुछ पढ़ लिया था। ये सेम PDF है आपकी, इसलिए वो सेम टू सेम PDF आपको दिख रही है। हाई कोर्ट हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने देख लिया था कि हाई कोर्ट की क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है, हाई कोर्ट की विशेषताएं क्या है, ये हमने देख लिया था। सबऑर्डिनेट कोर्ट की क्या इंट्रोडक्शन है वो भी हमने देख लिया था, है ना। उच्च न्यायालय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने क्या क्या कवर कर लिया था, उसके बाद में हमने कवर कर लिया था आपका हाई कोर्ट का इंट्रोडक्शन। हमने देख लिया था कि हाई कोर्ट भाग 6 के अंदर है, भाग 5 में नहीं है। और अभी एट प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है। और यहाँ पे आपका 1861 में इंडियन आपका है ना हाई कोर्ट एक्ट जो है वो आया था, भारतीय आपका उच्च न्यायालय का अधिनियम जो है 1861 में आया था। और 62 में 3 अलग अलग जगह पे हाई कोर्ट बनी थी। फिर चौथी हाई कोर्ट इलाहाबाद में बनी थी। गुवाहाटी की हाई कोर्ट में अलग अलग 4 जगह के क्षेत्र जो है वो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मुंबई के हाई कोर्ट में भी 4 अलग अलग क्षेत्र जो है वो भी उस मुंबई हाई कोर्ट वाले अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। नया हाई कोर्ट हमने बनाया है अभी रिसेंटली 2019 में, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो आपका उच्च न्यायालय है वो आपका सबसे है ना न्यू हाई कोर्ट है, सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, जो कि 2019 में उसकी स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर अपॉइंटमेंट भी हमने कर लिया था कि जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं आपके उच्च न्यायालय के, उनका अपॉइंटमेंट यानी कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो हमने देखा था कि अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए हमको एक तो राज्यपाल से पूछना पड़ेगा, जिस राज्य के हम है ना मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं उसी राज्य के राज्यपाल से पूछेंगे। साथ ही साथ जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी परमिशन लेंगे, परमिशन यानी कि उनसे सलाह मशवरा करेंगे, है ना, उनसे हम क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। तो फिर इस तरीके से उनकी फिर आपके जो है ना स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। और अगर हमको स्टेट अगर है ना हाई कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी है तो फिर यहाँ पे हमको जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है। जो आपके उस राज्य के राज्यपाल जो हैं उनसे पूछना पड़ता है। साथ ही साथ उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी पूछना पड़ता है। और इस तरीके से फिर नियुक्ति करते कौन है, राष्ट्रपति करते हैं, परंतु इन सभी लोगों से परामर्श लेकर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। सेकंड जज केस में, थर्ड जज केस में, फर्स्ट जज केस में क्या क्या बातें हुई है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपका एक रिविजन करवा रही हूँ कि भाई इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है। डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में 40-45 मिनट की क्लास के अंदर इससे पहले वाली क्लास में समझाया है। नहीं देखिए तो जाके देख लेना, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, उसके बाद हमने करी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं क्या होती है जज बनने की। तो मैंने बताया था अगर आप जज बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके साथ साथ आपने अगर 10 साल तक है ना कोई भी न्यायिक पद संभाला है उस राज्य में, है ना, यानी कि राज्य के जो आपके उच्च न्यायालय होता है, अगर आपने वहाँ पे 10 साल तक कोई न्यायिक पद संभाला है या फिर 10 साल तक आप वकील रहे हो, तो इन दोनों में से कोई भी योग्यता अगर आपकी होती है तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। या तो 10 साल तक आपने न्यायिक पद संभाला हो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल तक आप वकील रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस में आप हाई कोर्ट के जज जो है, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उसके तौर पर नियुक्त हो सकते हो। नियुक्ति कितनी होगी यानी कि कितने टोटल मेंबर्स होंगे, कितने टोटल न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट में, उसकी बात जो है, उसकी स्ट्रेंथ की जो बात है वो आपके संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है। वो बिल्कुल उन्होंने राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ा हुआ है। उनको समय के अनुसार जितनी नीड लगती है वो उतने जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और साथ ही साथ मिनिमम एज क्या होनी चाहिए वो भी हमारे संविधान में नहीं बताई हुई है कि इतनी मिनिमम एज होती है आपकी हाई कोर्ट के जज की। जैसे काफ़ी सारे अलग अलग जो आपकी मिनिस्ट्रीज होती है उनकी मिनिमम एज दे रखी है कि लोकसभा के सदस्य के लिए इतनी एज है, राज्यसभा के लिए इतनी एज है, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए इतनी एज है ना। लेकिन हाई आपके है ना जजेस की क्या एज होनी चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु नहीं बताई हुई है कि कम से कम इतनी आयु के बाद में आप है ना न्यायाधीश बन सकते हो, तो वो हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं बताया हुआ है। तो ये सारी छोटी छोटी सी पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा ओथ और अफर्मेशन, यानी कि जो आपके न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ जिस प्रकार से लेते हैं वो क्या कौन कौन सी शपथ लेते हैं। तो मैंने बताया था कि वो लेते हैं कि हम भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे, इसकी शपथ लेते हैं। साथ ही साथ हम संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे भारत की, इसकी भी शपथ लेते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा था, यानी कि फिर वो क्या शपथ लेते हैं, विधि पूर्वक और विश्वासपूर्वक है ना, विश्वासपूर्वक हम सारा काम करेंगे और द्वेष के बिना कार्यालय के कर्तव्य का पालन करेंगे और संविधान और कानून को बनाए रखेंगे। ये सारी जो आपकी है ना शपथ है वो आपके न्यायाधीश लेते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। कोई भी मंत्री अपने पोस्ट पे बैठने से पहले वो ये सारी शपथ जो है वो लेता ही लेता है। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो ये शपथ लेते हैं, ठीक है। बिना शपथ के कोई भी अपना मंत्रालय जो है वो धारण नहीं कर सकता है, ठीक है, अपनी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता है। पहले उसको शपथ लेनी होगी कि भाई जिस मैं गद्दी पे बैठने जा रहा हूँ, जिस पोस्ट पे मैं बैठने जा रहा हूँ, तो उसकी कुछ मान मर्यादा है जो मेरे को निभानी पड़ेगी। उसके बाद में फिर वो उस पोस्ट के हकदार होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम है ना लास्ट में यानी कि इसके बाद में हमने बात कही थी टेन्योर की, कि जजेस का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष तक रहता है। तो आपके हाई कोर्ट
कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो 62 वर्ष तक आपके रहते हैं हाई कोर्ट के अंदर। जब तक उनकी 62 वर्ष की आयु है तब तक वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे। 62 वर्ष की आयु होने के बाद में वो रिटायर हो जाते हैं, उनका रिटायरमेंट जो है वो हो जाता है। और साथ ही साथ अगर वो चाहते हैं कि उनका रेजिग्नेशन, यानी कि वो अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। और वो रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपते हैं? हाई कोर्ट के जजेस हो या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो। रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। ये भी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। फिर हमने बात करी थी रिमूवल ऑफ जजेस की। अच्छा, इतना हमने देख लिया था। अब यहाँ से हमको शुरू करना है कि रिमूवल ऑफ जजेस क्या है, ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है और इनकी शक्तियाँ क्या है, ठीक है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये हमको आज जो है वो डिस्कस करना है। टेन्योर तक यानी कि कार्यकाल तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि इससे प्रीवियस क्लास में हम क्या क्या पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। एक बार मैंने आपका रिविजन भी यहाँ पर शॉर्ट तरीके से करवा दिया है, ठीक है। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं, यानी कि अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपका टॉपिक शुरू होता है रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस को रिमूव किस तरीके से किया जाता है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं कि इस न्यायाधीश को इसके पद से हटना चाहिए तो हम उस जज को फिर हटा देते हैं उसकी पोस्ट से, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन सच रिमूवल। यानी कि राष्ट्रपति निष्कासन आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब उन्हें हटाने के लिए उसी सत्र में सदन का अभिभाषण उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। यानी कि आप अगर जजेस को हटाना चाहते हो तो एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है, ठीक है। जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था। अब ये एक्ट कौन से साल में आया था वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। HW क्वेश्चन है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट जिसके तहत हम न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, यानी कि जजेस वगैरह को हम हटा सकते हैं, वो एक्ट जो है वो कौन से साल में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या बोली है, रिमूवल कौन करेंगे, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि न्यायाधीश जो है उनकी पोस्ट से हट जाए, जजेस को अगर हम उनकी पोस्ट से हटाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति ही उनको हटाएंगे। परंतु कब हटाएंगे? जब पार्लियामेंट जो है इसके बारे में बात करेगी, यानी कि एक ऑर्डर जो है वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, उसके बाद में आपके जो राष्ट्रपति है वो उनको हटा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति हटाएंगे परंतु ऑर्डर जो वो निकलेगा ना उनको हटाने का, जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का जो ऑर्डर निकलेगा ना, जो प्रपोजल निकलेगा, वो आपके दोनों ही सदन, जो आपकी लोकसभा राज्यसभा है, दोनों ही सदनों में से स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है, विशेष बहुमत जो होता है, उससे पास होना चाहिए। उससे पास हो जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास में जाएगा और फिर वो उस पर अपना सील साइन लगाएंगे और इस तरीके से जो जजेस है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने बता ही दिया है। जो अभिभाषण है, अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या है बात हो रही, ध्यान से समझो। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर हम जजेस को हटाना चाहते हैं, न्यायाधीशों को हटाना चाहते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से दोनों ही सदनों में अलग अलग, क्या बोला है, प्रत्येक सदन में जो आपका अभिभाषण है वो प्रत्येक सदन से पास होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सदनों में कोई डिसीजन नहीं होता है, अगर 6 महीने तक कोई बिल वहां पे पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, बात आगे बढ़ ही नहीं पाती है। इस डेडलॉक को क्लियर करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग करवाई जाती है। ये बातें आई थिंक आपको याद होगी, जो मैंने आपको संसद के लेक्चर में सारी चीजें क्लियर करी थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना होता है। यानी कि अगर हम जजेस को रिमूव करना चाहते हैं तो इनका रिमूवल का जो अभिभाषण है, इनके रिमूवल का जो आपका प्रपोजल है वो दोनों ही सदनों में से क्या होगा, है ना, प्रत्येक सदन में से स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत से पारित होगा। यानी कि यहाँ पे आपकी जॉइंट सिटिंग की कोई भी जो प्रावधान है वो नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला है, सेम प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। और जिस तरीके से हम हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाते हैं। ये मैंने आपको बात ऑलरेडी कल बता दी थी, ठीक है। अब मैडम बात तो समझ में आ गई कि हटाते कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन वो जो पूरा आपका अभिभाषण है या फिर पूरा जो ऑर्डर है वो पास होता है संसद के अंदर। पास होने के बाद में राष्ट्रपति उस पर अपने, है ना, हस्ताक्षर करते हैं और फिर जजेस को हटाया जाता है। परंतु ये पूरा इनको हटाने का जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, तो वो सिस्टम हम इनको हटाते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत। एक एक्ट आया था, उस एक्ट में बात हुई थी कि अगर आपको किसी भी न्यायाधीश को हटाना है, अगर आप किसी भी जज को हटाना चाहते हो तो इस प्रक्रिया से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। अब वो प्रक्रिया क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि आपका अगर किसी भी जज को हटाना है तो आप सिर्फ 2 ही कारण में किसी भी जज को हटा सकते हो। एक तो है आपका मिसबिहेवियर, एक है आपका इनकैपेसिटी। इसके अलावा कोई तीसरा कारण ही नहीं दिया हुआ है हमारे संविधान में किसी भी जज को हटाने के लिए। यानी कि
अगर कोई भी न्यायाधीश आपका मिसबिहेव करता है, उसका जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, अगर वो सही नहीं है, अगर वो मिसबिहेव करता है तो हम उसको हटा सकते हैं उसके पोस्ट पे से, उसके पद पे से। या फिर अगर कोई न्यायाधीश आपका इनकेपेबल है, यानी कि अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो पोस्ट है उस पर बैठने के लिए केपेबल नहीं है, ठीक है, तो भी हम उसको हटा सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा कारण ही नहीं बताया हुआ है कि इस कारण से भी हम किसी भी न्यायाधीश को हटा सकते हैं, चाहे फिर वो आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे फिर वो आपके हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। सिर्फ 2 ही मामले में हम उनको हटा सकते हैं, या तो मिसबिहेव करे तब, या फिर वो इनकेपेबल हो तब, ठीक है। तो ये 2 तरीके से, 2 कारणों की वजह से हम न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। हटाएंगे कौन? हटाते हैं आपके राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ही हटाएंगे, लेकिन एक ऑर्डर जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होना चाहिए, दोनों ही सदनों में से स्पेशल यानी कि विशेष बहुमत से, तब ही न्यायाधीश जो है वो हटेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ जजेस इंक्वायरी एक्ट, इस एक्ट के तहत पूरा प्रोसीजर क्या है इनको हटाने का वो समझते हैं। तो आपका एक एक्ट आया था जिसका नाम है, मैंने बता ही दिया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। क्या नाम है उसका? जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। एक्ट कब आया था आप मुझे कमेंट करके बताओगे, इसका ईयर मैं आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस जजेस इंक्वायरी एक्ट में क्या बात हुई थी? इसमें ये बात हुई कि अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा से ये अभिभाषण पारित होता है, ये अभिभाषण अगर इनिशिएट होता है, तो आपको 100 या फिर 50 लोगों की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर लोकसभा कोई भी ऐसा अभिभाषण, कोई भी ऐसा ऑर्डर निकालती है कि हमको इस न्यायाधीश को हटाना है, तो वहाँ पे 100 लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी लोकसभा में। अगर राज्यसभा ऐसा कोई भी ऑर्डर निकालती है कि हमको इस न्यायाधीश को हटाना है, तो फिर वहाँ पे 50 लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगर 100 लोगों का सपोर्ट लोकसभा को नहीं मिलता है, तो लोकसभा उस ऑर्डर को आगे है ना पास ही नहीं कर सकती है। और अगर 50 लोगों का सपोर्ट राज्यसभा को नहीं मिलता है, तो राज्यसभा उस ऑर्डर को पास ही नहीं कर सकती है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर किसी भी, सपोज मान लो आपका राजस्थान है, राजस्थान के हाई कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं अगर ये लोग, तो क्या करना होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कोई ऑर्डर पास करना होगा, ठीक है। ऑर्डर जो है अगर लोकसभा, उसको शुरुआत अगर लोकसभा से होती है उस ऑर्डर की, यानी कि लोकसभा चाहती है कि भाई इस जज को हटना चाहिए, तो लोकसभा ही उसकी शुरुआत करेगी, है ना। वो ऑर्डर जो है, प्रपोजल जो है, उसको इनिशिएट लोकसभा ही करेगी। लेकिन उसको इनिशिएट करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए लोकसभा के पास में पहले 100 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। अगर 100 लोग कह रहे हैं लोकसभा में कुल स्ट्रेंथ कितनी है? 552 है, जहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन तो हमने हटा दिए थे, तो 550 मान लो, है ना। अब उसमें से 100 लोगों का सपोर्ट इनके पास में होना चाहिए कि हाँ, इस राजस्थान के हाई कोर्ट के इस जज को हम हटाना चाहते हैं, तो 100 लोग जो है वो सपोर्ट में है, तभी लोकसभा उस प्रपोजल को आगे बढ़ा सकती है। अगर वो प्रपोजल राज्यसभा से शुरू हो रहा है, तो राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं। अब उन 250 में से 50 लोग जो है उनका सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ, हम इस न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं, तभी वो प्रपोजल जो है वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये पहली सीढ़ी है, यहीं पे ही रुक जाएगा प्रपोजल। तो सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 100 लोगों के सपोर्ट की जरूरत राज्यसभा में होती है या लोकसभा में होती है। तो अगर लोकसभा से इनिशिएट हो रहा है तब जरूरत है 100 लोगों की, अगर राज्यसभा से प्रपोजल इनिशिएट हो रहा है तो जरूरत है आपके 50 लोगों की। अब ऐसा क्यों मैडम, 1 से 100, 1 से 50? यहाँ पे स्ट्रेंथ में भी तो फर्क है ना। लोकसभा में ज्यादा लोग हैं, 552 है, राज्यसभा में 250 ही है। अब 250 में से आप है ना 100 लोगे या फिर 150 ले लोगे, तो वो तो ऑलरेडी 50% हो जाएगा। तो 50% को अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही लोकसभा में ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है, लोगों का सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा हमने ज्यादा मांगा है, 100 लोगों का मांगा है। अगर राज्यसभा से पारित होता है, राज्यसभा से इनिशिएट होता है, पास होता है, तो फिर हमको 50 लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है मैडम, अब अगर लोकसभा से अगर शुरू हो गया मान लो, तो 100 लोगों ने सपोर्ट कर दिया कि ठीक है हम सपोर्ट में है, इस न्यायाधीश को हटना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर आपके जिस भी हाउस से ये है ना शुरू हुआ है, इनिशिएट हुआ है, उस हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के कौन होते हैं? राज्यसभा के आपके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उस हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है आपके स्पीकर और आपके चेयरमैन, वो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी फिर वो आगे बढ़ेगा। लोकसभा से मान लो पारित ये वो ना शुरू हो गया, लोकसभा में 100 लोगों ने सपोर्ट कर दिया और वो शुरुआत हो गई उसकी, तो लोकसभा में शुरुआत होने के बाद में स्पीकर जो है, क्योंकि वो ही उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो आपके स्पीकर हैं, वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो आगे तीसरे चरण पे जाएगा। वैसे ही अगर राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 लोगों ने सपोर्ट कर दिया, 50 लोगों ने सपोर्ट करने के बाद में राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, आपके चेयरमैन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं,
वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर ये तीसरे चरण पे पहुंचेगा प्रपोजल। ठीक है, अब मान लो आपके स्पीकर और चेयरमैन ने भी इसको सपोर्ट कर लिया, भी ठीक है, इन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर एक 3 सदस्यों की समिति बैठती है। 3 सदस्य होते हैं आपकी समिति के अंदर, जहाँ पे आपका एक तो होता है जूरिस्ट, एक होते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक होते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। ठीक है, ये 3 लोग आपके इस समिति के अंदर बैठते हैं, और ये तीनों लोग क्या करते हैं, फिर इस समिति में बैठने के बाद में इसके ऊपर चर्चा करते हैं, है ना, डिस्कशन करते हैं, सारी वाद विवाद जो भी होता है वो डिस्कशन करते हैं कि भाई इनको हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये समिति क्या करती है, उस प्रपोजल को भेजती है पार्लियामेंट के पास में, वापस से पार्लियामेंट में भेजती है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सिर्फ 100 ही लोगों का सपोर्ट है। स्पेशल मेजोरिटी बोला है हटाने के लिए, तो 100 तो स्पेशल मेजोरिटी थोड़ी ना होती है, विशेष बहुमत थोड़ी ना होती है। तो फिर क्या होगा, अब ये तीनों समिति के जो लोग हैं, तीनों जो लोग हैं समिति के, उन्होंने चेक कर लिया इस प्रपोजल के बारे में। अब वो क्या करेंगे, वापस से संसद में इस बिल को भेजेंगे। अब विशेष बहुमत से लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ही इस बिल को पास करा जाएगा। पास करने के बाद में फिर वो राष्ट्रपति के पास में भेजेंगे, और फिर राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे, और फिर उनके सील साइन के बाद में ही आपके जो न्यायाधीश है वो हटेंगे। ये पूरी प्रक्रिया है आपके जजेस इंक्वायरी एक्ट की, जिसके तहत हम जज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारे पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि भाई किन किन कारणों के वश हम उनको हटा सकते हैं। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के कारण के वश उनको हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटाएंगे, परंतु पूरा जो ऑर्डर है वो पास होगा आपके पार्लियामेंट के थ्रू, संसद के थ्रू। ठीक है, और वो किस तरीके से पास होता है, वो आपका एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है, उसके तहत पास होता है, उस एक्ट के तहत पास होता है। एक्ट कौन से साल में आया था, आप मुझे कमेंट करके बताना है, होमवर्क का क्वेश्चन है। एक्ट में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, एक बार फिर से शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ, किसी को समझ में नहीं आया है तो। अगर लोकसभा से ये बिल जो है वो आपका शुरू है ना, इस प्रपोजल की शुरुआत लोकसभा से हो रही है तो फिर 100 लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर राज्यसभा से शुरुआत हो रही है तो आपके 50 लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर फिर आपके जो भी हाउस है, जिस भी हाउस ने ये शुरू किया है ना जज को हटाने का, जो भी है ना शुरुआत जो है जिस भी हाउस ने ली है, वो हाउस क्या करेंगे, फिर उस हाउस के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर फिर आपके एक्सेप्ट करेंगे इनके प्रपोजल को। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल को, तभी बात आगे बढ़ेगी। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, चेयरमैन साहब है, तो वो इसको एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल को, तभी बात जो है वो आपकी आगे बढ़ेगी। उसके बाद में अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर 3 मेंबर की एक समिति बैठती है, जहाँ पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इंडिया के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, साथ ही साथ आपके एक जूरिस्ट मेंबर भी होते हैं। ठीक है, फिर वो जूरिस्ट मेंबर जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, पूरा डिस्कशन करने के बाद में फिर वो संसद के अंदर भेजते हैं आपके इस बिल को। संसद में बिल को भेजने के बाद में विशेष बहुमत यानी कि आपकी स्पेशल मेजॉरिटी से, जो 2/3 वाली मेजॉरिटी होती है ना, स्पेशल बहुमत, उस स्पेशल यानी कि विशेष बहुमत से फिर दोनों सदन क्या करते हैं, बिल को पहना पास कर देते हैं। और फिर बिल को पास करने के बाद में फिर वो राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति अपने लास्ट में सिग्नेचर करते हैं, और फिर उस तरीके से आपके जो जजेस हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने वापस से समझा दिया है शॉर्ट में। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रखना भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और डेफिनेटली होमवर्क का क्वेश्चन मैं चेक करने वाली हूँ कि कौन होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको बताना है, याद रख के कि जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है वो कौन से साल में आया था। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ जजेस किस प्रकार से होता है, यानी कि जजेस का ट्रांसफर जो है वो किस प्रकार से होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि जजेस का हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जैसे आपके टीचर्स का ट्रांसफर होता है, आपके डॉक्टर्स का ट्रांसफर होता है ना, उसी प्रकार से आपके जजेस का भी ट्रांसफर होता है। अब ये जजेस का ट्रांसफर जो है वो किस प्रकार से होता है उसको समझ लेते हैं। एक हाई कोर्ट का जज जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है वो आपका जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट का जज जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जा सकता है, पर कैसे जा सकता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला है प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण जो है वो कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही उसको ट्रांसफर करेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, उसका रिमूवल जो है वो राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे, त्यागपत्र भी, साथ ही साथ ट्रांसफर अगर करना है, स्थानांतरण अगर करना है तो भी राष्ट्रपति ही करेंगे। परंतु राष्ट्रपति देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी खुद के मन से नहीं कर रहे, अगर वो नियुक्ति करनी है तो भी वो चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश से पूछ रहे हैं, अगर उनको हटाना है तो भी वो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश से पूछ रहे हैं, अगर ट्रांसफर करना है तो भी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से पहले परामर्श लेंगे, उसके बाद में ही एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, थर्ड जजेस केस जो आया था आपका 1998 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ओपिनियन दैट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट, वन फ्रॉम विच जज इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड अदर रिसीविंग हिम। यानी कि तृतीय न्यायाधीश मामला जो आपका आया था 1998 में, तीनों ही हमने ढंग से पढ़ लिए थे, लेकिन जजेस की ट्रांसफर के केस में तीसरा जो आपका केस आया था उसने क्या बात कही थी, उसने ये बात कही थी कि तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 में सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के कॉलेजियम से क्या करना पड़ेगा, है ना, परामर्श करना पड़ेगा। उसके अलावा मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना पड़ेगा जो कि 2 उच्च न्यायालय के होंगे। नहीं समझ में आया ना, मैं समझाती हूँ क्या बोला है यहाँ पे ये बोला है कि अगर आपको किसी जज का ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ पे एक तो पूछना पड़ेगा किससे, एक आपको जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है ना, जिसमें कितने लोग हैं उसके, है ना, कॉलेजियम सिस्टम में आपके, है ना, 4 लोग हैं, एक 4 और एक आपका हो गया चीफ जस्टिस, तो यानी कि कुल मिला के 5 लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अलग है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम अलग है, याद रखना, मैंने ये ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग आते हैं। कौन कौन है वो 5? एक तो है आपका चीफ जस्टिस, एक तो है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, 4 होते हैं आपके सबसे जो वरिष्ठतम जज होते हैं, जो आपके सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो, ये 5 लोग मिला के बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, एक आपका हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम होता है जहाँ पे होते हैं आपके, एक होते हैं चीफ जस्टिस, भारत के इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं, और आपके 2 होते हैं वरिष्ठतम जज, यानी कि आपके सीनियर मोस्ट जज। ये तीनों लोग मिलके बनाते हैं आपका हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। तो कंफ्यूज मत होना, सुप्रीम कोर्ट में 5 लोग हैं, हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम में 3 लोग हैं। अगर हम जजेस के ट्रांसफ़र करना है हमको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से परामर्श लेंगे, ना कि हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ी है भाई, तो ऑब्वियसली हम बड़ी वाली बॉडी से ही तो परामर्श लेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे बस वही लॉजिक लगाया गया है कि अगर हमको जजेस का ट्रांसफ़र करना है तो हमको सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उससे परामर्श करना पड़ेगा, जहाँ पे एक आपके मुख्य न्यायाधीश है भारत के, 4 आपके वरिष्ठतम मुख्य जज हैं, 4 आपके वरिष्ठतम जज हैं। ठीक है, उनसे परामर्श कर लेंगे। उसके बाद में आपके 2 जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होते हैं, है ना, जो आपके 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन कौन है भाई? एक तो वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है उस न्यायाधीश का, दूसरा वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है जिस में ट्रांसफ़र हो रहा है उस न्यायाधीश का। यानी कि अब दूसरा पॉइंट समझाती हूँ एग्जाम्पल देके। सपोज राजस्थान में कोई जज है ना, हाई कोर्ट का जो जज है राजस्थान का, उसका ट्रांसफ़र जो है वो मुंबई के हाई कोर्ट में हो रहा है, सपोज इसको मान लो एग्जाम्पल को। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए पहले तो हमको सुप्रीम कोर्ट का जो 5 कॉलेजियम सिस्टम जो है, जहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है भारत के और 4 सबसे वरिष्ठतम जज हैं, उनसे हमको परामर्श लेना पड़ेगा, हमको यानी कि राष्ट्रपति को, है ना, तो उनसे उनको परामर्श लेना पड़ेगा राष्ट्रपति को कॉलेजियम सिस्टम से, वो भी कॉलेजियम किसका? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, अब उनसे परामर्श लेने के साथ ही साथ 2 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे भी परामर्श लेना पड़ेगा। अब वो 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन कौन होंगे? एक तो राजस्थान का ही चीफ जस्टिस होगा, राजस्थान का ही हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान से वो जज का ट्रांसफ़र हो रहा है। और दूसरा, जिस स्टेट में जजेस का, है ना, ट्रांसफ़र हो रहा है उस स्टेट के हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश होगा। यानी कि मुंबई में ट्रांसफ़र हो रहा है तो मुंबई का जो चीफ जस्टिस है, मुंबई के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसका भी ट्रांसफ़र, उसका भी जो है ना, जो आपके है ना चीफ जस्टिस है, उससे भी परामर्श होगा। यानी कि राजस्थान से ट्रांसफ़र अगर मुंबई के हाई कोर्ट में हो रहा है तो राजस्थान के चीफ जस्टिस से भी पूछेंगे और मुंबई के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछेंगे। तो इन दोनों राज्यों के चीफ जस्टिस से पूछेंगे और एक आपका जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा कॉलेजियम सिस्टम है उससे परामर्श लेंगे। यानी कि इन सभी लोगों से परामर्श लेने के बाद में ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में उसका स्थानांतरण, उसका ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं, अपनी विवेक के अनुसार नहीं कर सकते हैं ये सब कुछ। ठीक है, आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये जो बात मैंने आपको बताई है कि भाई जजेस का है ना ट्रांसफ़र करने के लिए एक तो कॉलेजियम सिस्टम से परामर्श लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के, एक आपके 2 जजेस होंगे, 2 आपके है ना चीफ जस्टिस होंगे, एक तो आपके जिस राज्य से जा रहे हैं उस राज्य के चीफ जस्टिस, एक जिस राज्य में वो न्यायाधीश का ट्रांसफ़र हो रहा है उस राज्य के चीफ जस्टिस। ये बात बताई किसने है कि इन सबसे परामर्श लेना पड़ेगा राष्ट्रपति को, फिर ही वो हटा सकते हैं। ये बात हुई थी आपके 3rd जजेस इंक्वायरी केस जो आया था, 3rd जज जो केस आया था आपका 1998 में, उसमें ये बात हुई थी। तीसरा है ना जो आपका न्यायाधीश का मामला जो था, तृतीय न्यायाधीश मामला 1998, उसमें ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है,
आगे क्या बोलते हैं, आगे बोला है कि सैलरीज एंड अलावेंसेज, द सैलरीज अलावेंसेज प्रिविलेज लीव एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट। वेतन और भत्ते के बारे में क्या बताया हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि कौन कौन से उनको यहाँ पे वेतन देने हैं, कौन कौन से उनको भत्ते देने हैं, कौन कौन से विशेष अधिकार जो है वो न्यायाधीश को देने हैं, अवकाश कब होगा, पेंशन का समय कब आएगा, यानी कि पेंशन कब देनी है, कितनी देनी है, सारी चीज़ें कौन डिसाइड करती है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। तो जो भी आपके सैलरी अलावेंसेस वगैरह है वो आपकी संसद ही डिसाइड करती है आपके, है ना, न्यायाधीशों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भी पेंशन वगैरह जो है वो आपके, है ना, जो संसद है वो ही डिसाइड करती है, और हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन, सैलरी, जो आपके अलावेंसेस वगैरह है वो भी आपकी संसद ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो आई होप ये ट्रांसफर वाला पॉइंट भी आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे हमको समझना है कि हाई कोर्ट की शक्तियाँ क्या क्या है। हमने सुप्रीम कोर्ट में शक्तियाँ देखी थी ना, आपका मूल क्षेत्र अधिकार देखा था, रिट क्षेत्र अधिकार देखा था, वैसे ही काफ़ी सारी शक्तियाँ हाई कोर्ट के पास में भी है। तो वो क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है द प्रेजेंट ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेटर पेटेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन पीनल कोड 1860 का, उसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का उससे, और सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908 का उससे। यानी कि उच्च न्यायालय का वर्तमान क्षेत्र अधिकार जो है और शक्तियां जो है वो कहाँ कहाँ से आती है। एक तो संवैधानिक प्रावधानों से उसको मिली है, एक आपका, है ना, लेटेस्ट जो आपका है ना, लेटर पैटर्न जो है उससे मिली है, संसद के अधिनियम से मिली है, राज्य विधानमंडल के अधिनियम से मिली है, भारतीय दंड संहिता द्वारा जो है ना शासित होते हैं। 1860 में जो आपका सिविल प्रक्रिया सहित 1973 में जो आया था, और सिविल प्रक्रिया सहित 1908 में जो आया था, इन सभी एक्ट से आपके जो पावर जो है, शक्तियां जो है वो हाई कोर्ट को दे रखी। यानी कि सिंपल इतनी बात याद रखनी है, आज का हाई कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है वो किस किस चीज़ों से उसको मिला हुआ है। एक तो आपको मिला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान से, यानी कि जो आपके संविधान के प्रावधान जो बताए हुए हैं उनसे मिला है। दूसरा लेटर पेटेंट जो होते हैं ना, उनसे भी उनको वो शक्तियाँ मिली हुई है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उनसे भी शक्तियाँ मिली हुई है हाई कोर्ट को। साथ ही साथ एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल के जो भी आपके एक्ट होते हैं उनसे भी उनको शक्तियाँ मिली हुई है। पीनल कोड जो है, इंडियन पीनल कोड 1860 का, उससे भी उनको शक्तियाँ मिली हुई है। इसके अंदर जो एफ क्लॉज कहता है सिविल प्रोसीजर की, और आपका जी क्लॉज कहता है आपके, सॉरी एफ क्लॉज जो है वो कहता है आपके क्रिमिनल प्रोसीजर की, क्रिमिनल प्रक्रिया की, और जी क्लॉज कहता है आपके सिविल प्रक्रिया की। तो इन सब चीज़ों से ही आपके हाई कोर्ट के जजेस को क्या मिलती है, शक्तियाँ मिलती है। ठीक है, अब वो शक्तियाँ कौन कौन सी है, सबसे पहले आता है आपका मूल क्षेत्र अधिकार, आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब ये मूल क्षेत्र अधिकार क्या होता है, मैंने आपको समझाया था सुप्रीम कोर्ट में भी, कि ऐसे केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही पास में जाएंगे और किसी के पास में उनको लेने की शक्तियाँ ही नहीं है, उनके ज्यूरिसडिक्शन में वो आते ही नहीं है, है ना, उनके क्षेत्र अधिकार में वो आते ही नहीं है, वो होते हैं आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि मूल जो आपका क्षेत्र अधिकार है हाई कोर्ट का, वो क्या है, मैटर ऑफ एडमिरेटली एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि प्रशंसा और अदालत की अवमानना के मामले। अगर हम अदालत का कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी निर्णय होता है, उसको हमको मानना ही पड़ता है, परंतु अगर हम उसके डिसीजन को नहीं माने और उसके डिसीजन के, उसके निर्णय की अवमानना करें तो क्या होगा, ये मैटर जो है फिर वो आपका हाई कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार के तहत आ जाएगा। फिर हाई कोर्ट इस मैटर को संभालेगी कि भाई आप जो है वो कानून की अवमानना क्यों कर रहे हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित जो विवाद है वो भी आपके हाई कोर्ट में ही जाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में अगर, है ना, उनके चुनावों को लेकर अगर कोई भी आपका विवाद हो जाता है तो इसका सलटारा जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट करती है, सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। परंतु अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य की विधानसभाएं जो है, अगर उनके चुनाव में कोई भी आपका विवाद हो जाता है तो उसको कौन सुलटारा करेगा, उसका डिसीजन यानी कि सोल्यूशन कौन निकालेगा, वो फिर आपकी हाई कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार में जाता है। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि राजस्व मामले या राजस्व वसूली में आदेशित या फिर, है ना, या फिर गए कार्यों के संबंध में, यानी कि आपके रिवेन्यू से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, आपके राजस्व मामले जो भी हैं, आपके रिवेन्यू से जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं आपके, वो भी सारे आपके कहाँ पे जाते हैं, आपके हाई कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार में ही आते हैं।
फिर अगला बोला है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ है ना सिटीजन, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का जो है ना जो आपके प्रावधान है वो भी आपके मूल क्षेत्राधिकार में ही जाते हैं हाई कोर्ट के। यानी कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है अगर उनका हनन होता है तो वो भी आपके हाई कोर्ट के है ना उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ जाते हैं, उनके मूल क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। और लास्ट बोला है कि केस ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल, यानी कि संविधान की है ना व्याख्या से जुड़े मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपनी फाइल में स्थानांतरित करने का आदेश जो है वो भी हाई कोर्ट ही देती है। यानी कि अगर उनको लगता है कि कोई भी अगर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कोई भी आपका है ना जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो भी आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अगर उनका कोई भी जजमेंट जो है, एक जजमेंट अगर किसी एक केस जो है वो किसी कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है या फिर अपनी ही हाई कोर्ट में उनको लेना है, तो ये जो सारे मामले हैं वो भी आपके मूल क्षेत्राधिकार में ही आते हैं हाई कोर्ट के। तो इतने सारे जो चीज़ें हैं वो आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की, ये आपको पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में क्या क्या बातें आती है। वहाँ पे तो सिंपल था कि भाई दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है, या फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई हो जाती है, या फिर केंद्र सरकार और कुछ राज्य वर्सेस और बचे हुए जितने भी राज्य हैं वो, इन दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो कौन समझाएगा इनको, इसका वाद विवाद जो है उसका सुलटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करती है। परंतु हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है मूल क्षेत्राधिकार जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हमको ज़्यादा देखने को मिला है। अगर हम किसी भी कानून की अवमानना करते हैं तो वो आपके इनके मूल क्षेत्राधिकार में आता है। आपके अगर कोई भी है ना संसद और राज्य की विधानसभाओं के जो भी इलेक्शन होते हैं उनसे जुड़े हुए जो भी विवाद हैं वो भी हाई कोर्ट में ही जाते हैं। आपके रेवेन्यू यानी कि राजस्व मामले से जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं वो भी आपके हाई कोर्ट में ही जाते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं नागरिकों के उनसे जुड़े हुए जो भी आपके मामले होते हैं वो भी आपके हाई कोर्ट में ही जाते हैं। और अगर अधीनस्थ न्यायालय के जो भी आपके केसेस वगैरह हैं, अगर उनका स्थानांतरण करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या फिर एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में, तो वो सारे जो मामले हैं वो भी आपके मूल क्षेत्राधिकार में ही आते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं दूसरा है आपका रिट क्षेत्राधिकार, यानी कि रिट है ना ज्यूरिसडिक्शन। अब ये रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, मैंने आपको समझाया था इससे प्रीवियस वीडियो में भी कि हमारे पास में 5 हमारे यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, जो आपकी न्यायपालिका होती है, उनके पास में 5 प्रकार के रिट होते हैं। ये अलग अलग मामलों में इन है ना 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है। एक होता है आपका हबियस कॉर्पस, एक होता है आपका मैंडेमस, एक होता है आपका प्रोहिबिशन, एक होता है आपका सर्श्योररी है ना सर्श्योररी, एक होता है आपका क्वा वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट जो है आपका हबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्श्योररी और क्वा वारंटो, ये 5 प्रकार के रिट जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो जारी करती है। परंतु मैंने आपको बताया था कि रिट जारी करने की जो शक्तियां हैं वो हाई कोर्ट के पास में ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के बजाय। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तब ही रिट को जारी कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है, उसके पास में वो शक्तियाँ नहीं है। लेकिन जो आपकी हाई कोर्ट है, अगर किसी भी आपके नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तब भी रिट को जारी कर सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर और कोई भी मामले हैं उसमें भी हाई कोर्ट जो है उसके पास में ये शक्तियां हैं कि वो रिट को जारी कर सकती है। ठीक है, तो रिट क्षेत्राधिकार जो है, रिट को जो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास में ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, तीसरा आता है आपका एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। अभी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है कि आपके राज्य में सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है, आपका सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो कौन सा है, हाई कोर्ट है भाई। तो हाई कोर्ट जो है वो क्या है, आपका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। आप यहाँ पे जाकर अपनी फरियाद जो है उसकी अपील जो है यहाँ पे कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट में भी उसका है ना कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर आप इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। तो यानी कि हम हमारे जो भी मामले हैं उनकी अपील हम यहाँ पे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, चाहे फिर वो हमारे सिविल केसेस हो, चाहे फिर वो हमारे क्रिमिनल केसेस हो। ठीक है, इन सब की अपील जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो यही होता है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपका एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अगला क्या बोला है, अगला बोला है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। अब ये सुपरवाइजरी क्या होता है, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि हाई कोर्ट के अंदर आपके जितने भी सबऑर्डिनेट यानी कि जितने भी आपके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं वो सभी आपके है ना जो आपका हाई कोर्ट है उसके अंडर में ही आते हैं। ठीक है, जो भी आपके ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं, जो भी आपके अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं वो सभी आपके है ना जो हाई कोर्ट होता है उसके अंतर्गत ही आते हैं, उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसके पास में ये पावर है कि वो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको सुपरवाइज कर सकता है, उनको उनके ऊपर कंट्रोल रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपकी शक्तियाँ जो है ये आपने सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं देखी होगी, लेकिन ये शक्तियाँ आपके हाई कोर्ट के पास में है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो भी आपके अधीनस्थ न्यायालय वगैरह होते हैं इनका
का कंट्रोल जो है वो हाई कोर्ट के पास में ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हाई कोर्ट जो है वो अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट जितने भी होते हैं उनको सुपरवाइज कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। फिर पांचवा यही बोला है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट के, सबऑर्डिनेट कोर्ट जितने भी होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जितने भी होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो आपका हाई कोर्ट जो है वो कर सकता है। मैंने अभी समझा ही दिया है आपको। अगला बोला है 6th वाला अभिलेख न्यायालय और 7th है न्यायिक समीक्षा की शक्तियां। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, मैंने आपको समझाया था इससे प्रीवियस वीडियो में भी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। कोई भी अगर आपका है ना कोर्ट है, कोई भी आपका न्यायालय जो है, जो भी डिसीजन लेता है, कोई भी जजमेंट अगर अपनी देता है तो उस जजमेंट को हम एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे उसको रख लेते हैं हमारे पास में कि भाई आने वाले समय में वो हमारे काम आ सकती है। अगर इनको लगता है कि भाई आज से 4-5 साल बाद, 10 साल बाद भी केस जो है वो वापस से उठते हैं कि भाई उस केस में तो ये बात कही थी, आज इस केस में आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो, तो वो अपनी ही जजमेंट को देखने के लिए वो क्या करते हैं, एक एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं एक किताब के अंदर कि भाई इस केस में ये कहा था, आपके शंकरी प्रसाद के केस में ये कहा था, है ना, गोलकनाथ के केस में ये कहा, केशवानंदा भारती केस में ये कहा, मिनर्वा मिल के केस में ये कहा। अब आगे चल के अगर कभी भी उन केसों के बारे में वापस से बात होती है तो हमारे पास में एक प्रूफ है कि हाँ केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने और है ना आपका जो है ना जो भी डिस्कशन किया था, जो भी उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया था वो दिया था, ठीक है। या फिर शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, है ना, मिनर्वा मिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये पता कैसे चलेगा, हमारे पास में रिकॉर्ड है इनके, जो भी इन्होंने अपनी जजमेंट दी है उसके रिकॉर्ड है हमारे पास में। उन रिकॉर्ड के आधार पे हमारे पास में एक एविडेंस है, हमारे पास में एक प्रूफ है कि भाई इस जज केस में इस जज ने, इस सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई में ये सोल्यूशन जो है वो दिया था, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो भी आपका आता है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है उसको भी हम एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है उसको भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड के तौर पे, उसको एविडेंस के तौर पे उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है आपका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियां। अभी न्यायिक समीक्षा की शक्तियां क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि किसी भी चीज़ को फिर से रिव्यू करना, फिर से वापस से चेक करना, रिव्यू करना उसका, यानी कि आपका हाई कोर्ट जो है अगर ये कोई भी डिसीजन लेता है, आज से मान लो 4 साल पहले हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया था किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी मामले के ऊपर इन्होंने कोई भी अपना डिसीजन दिया, आज इनको लगता है कि इनको अपने उस जजमेंट को वापस से देखने की ज़रूरत है, वापस से चेक करने की ज़रूरत है, तो ये उनकी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। उनकी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसके अंतर्गत आता है कि ये अपने डिसीजन को वापस से रिव्यू कर सकती है, वापस से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट जो है वो अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, हाई कोर्ट जो है अपने से जितने भी जो है ना लोअर कोर्ट जो है, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आते हैं, जितने भी आपके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, उनके डिसीजन को भी रिव्यू कर सकती है कि भाई तुमने उस केस में क्या बात कही थी, मेरे पास में वो डिसीजन, मेरे पास में वो जो रिकॉर्ड है वो लेकर आओ। तो उस रिकॉर्ड को फिर रिव्यू करेंगे, वापस से चेक करेंगे कि हाँ यही बात जो है वो इन्होंने कही थी या नहीं कही थी। तो वो होता है आपका न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर्स। और ये शक्तियाँ किसके पास में है, आपके हाई कोर्ट के पास में भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास में भी है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अपने ही डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकती है, या फिर उनको लगता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए तो वो किसी भी हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, अपने से अधीनस्थ न्यायालय के जो भी डिसीजन होते हैं उनको भी रिव्यू कर सकती है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही पास में आपकी है ना न्यायिक समीक्षा की जो शक्तियाँ हैं वो दे रखी है। ये सारी शक्तियाँ आपके हाई कोर्ट के पास में दे रखी है। सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जितनी बातें हैं वो मैंने आपको समझा दी है। रिट जुरिसडिक्शन, जहाँ पे रिट जो है वो जारी करते हैं, हबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरेरी और क्वा वारंटो, ठीक है। अगला है आपका एपिलेट जुरिसडिक्शन यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। एक आता है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन यानी कि आपका पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। एक आता है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्तियां हैं आपके हाई कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और जुडिशियल रिव्यू की पावर है यानी कि अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ हैं और न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ हैं। ये सारी शक्तियाँ आपके हाई कोर्ट को दे रखी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चलते तो आगे क्या बोला है, आर्टिकल 226 ऑफ द कोर्ट एम्पावर अ हाई court to issue writ including habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto for the enforcement of fundamental rights of the citizen and for any other purpose। मैंने आपको समझा दिया है कि हाई कोर्ट के पास में रिट क्षेत्राधिकार जो है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के बजाय। हम 226 आर्टिकल के तहत, मैंने आपको बताया था कि अगर हमको है ना डायरेक्टली अगर हमको हाई कोर्ट में जाना है तो हम 226 अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं। अगर हमको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हम आर्टिकल 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो है उसके तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे 226 जो आपका अनुच्छेद है वो क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की और किसी अन्य
है ना अन्य जो भी उद्देश्य के लिए जो आपके है ना अधिकार होते हैं, जो भी आपके है ना अधिकार होते हैं, उनको लागू करने के लिए भी रिट जो है वो जारी कर सकता है। रिट जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, हबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोररी और क्वा वारंटो। ये 5 प्रकार के रिट जो है वो मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो भी हाई कोर्ट जारी कर सकती है। उसके अलावा कोई भी अन्य मामले होते हैं, कोई भी अन्य केसेस होते हैं, उसमें भी हाई कोर्ट के पास में ये शक्तियां हैं कि वो रिट को जारी कर सकती है। ठीक है, अगला क्या बोला है, हाई कोर्ट कैन इशू रिट टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट नॉट ओनली विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन बट ऑल्सो आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इफ द केस ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। यानी कि क्या बोला है, जो भी आपके उच्च न्यायालय जो है वो जो भी रिट जुरिस्डिक्शन यानी कि उनका जो भी रिट क्षेत्र अधिकार है ना, वो ऐसा नहीं है कि उनके ही क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ही लोगों के ऊपर लागू होगा। अगर वो चाहते हैं कि अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के वो किसी के ऊपर रिट जुरिस्डिक्शन लगाना चाहते हैं, यानी कि रिट जो है वो जारी करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे हाई कोर्ट के पास में शक्तियाँ हैं कि अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर निकल के भी वो किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि किसी भी संस्थान के ऊपर, किसी भी आपके निजी है ना कोई भी संस्था हो गई या फिर आपकी कोई भी पब्लिक संस्था हो गई, उसके ऊपर वो रिट को जारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोला है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्र अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना रिट क्षेत्र अधिकार है उसकी तुलना में ज्यादा है। मैंने समझा ही दिया है, हाई कोर्ट के पास में रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, जो आपका चंद्र कुमार केस हुआ था 1997 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट रिट jurisdiction of both high court and supreme court constitute a part of basic structure of the constitution। यानी कि जो आपका चंद्र कुमार का केस हुआ था 1997 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जो रिट क्षेत्र अधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। यानी कि केशवानंदा भारती केस जो आपका हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, मुझे होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैंने आपको ये क्लास में ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो जो आपका केशवानंदा भारती केस हुआ था, उस केस में आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया था, संविधान की मूल संरचना के बारे में उन्होंने बताया था। तो फिर आपका उसके बाद में आता है कि आपका है ना चंद्र कुमार का केस। अब चंद्र कुमार का केस जो है वो 1997 के अंदर आया था, जिसमें ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, इन दोनों के ही पास में जो रिट क्षेत्र अधिकार है वो आपका बना जो संविधान है उसकी मूल संरचना का ही एक हिस्सा है। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी मूल संरचना में आएंगी उनको जो संसद जो है उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। तो यही बोला गया है चंद्र कुमार केस के अंदर कि चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का रिट क्षेत्र अधिकार हो, दोनों के ही जो है ना रिट क्षेत्र अधिकार है वो आपके मूल संरचना के अंदर आते हैं संविधान की। ठीक है, तो आई होप ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको क्लियर होगी। आगे बोला है कि हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। यानी कि एक उच्च न्यायालय के पास अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जो होते हैं उसमें कार्यरत सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधिकार की शक्तियां जो है वो हाई कोर्ट के पास में है। यानी कि हाई कोर्ट के जितने भी है ना लोअर कोर्ट जितने भी हैं, सुपरिटेंडेंस के जितने भी कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल जितने भी हैं, वो सारी शक्तियां जो है उन सारे का कंट्रोल जो है वो किसके पास में है, हाई कोर्ट के पास में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आगे बोला है न्यायालय की अवमानना, अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, अगर हम कानून की अवमानना करते हैं, अगर हम न्यायालयों की अवमानना करते हैं तो क्या होता है, अगर आप किसी भी कोर्ट की अवमानना करते हो तो वहाँ पे आपको कोई कुछ ना कुछ जो है जुर्माना जो है, सज़ा जो है वो आपको भुगतनी पड़ती है फिर। ठीक है, और अब यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं हाई कोर्ट से जुड़े हुए। आपका जो 214 आर्टिकल नंबर है, जो आपका 214 अनुच्छेद है, उसमें बात हुई है हाई कोर्ट फॉर स्टेट, यानी कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट जो है वो होना चाहिए। परंतु अगर हाई कोर्ट लगता है कि दो राज्यों से ज़्यादा की है ना, दो या दो से ज़्यादा राज्यों को लगता है कि हम तीनों जो है एक ही हाई कोर्ट को शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके का प्रावधान भी है कि या तो कोई भी एक राज्य में एक हाई कोर्ट हो, या फिर दो या दो से ज़्यादा राज्यों को अगर लगता है कि हम एक ही हाई कोर्ट को शेयर कर लेंगे तो वो यहाँ पे एक ही हाई कोर्ट को भी शेयर करके अपना काम जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका आर्टिकल नंबर 214 है, इसमें बात हुई है हाई कोर्ट के बारे में कि हर एक राज्य का, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है वो होना चाहिए। 215 यानी कि 215 जो अनुच्छेद है उसमें बात हुई है हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। यानी कि अभी हमने देखा ना यहाँ पे हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, अभिलेख न्यायालय है कि भाई हाई कोर्ट के पास में अभिलेख न्यायालय की शक्तियां हैं। जो भी उनके आर्ग्यूमेंट वो देती है, जो भी जजमेंट वो सुनाती है, उसको हम एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो ये होता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके बारे में बताया हुआ है 215 अनुच्छेद में। 216 अनुच्छेद क्या बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। 217 जो अनुच्छेद है वो बात करता
करता है अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, किस प्रकार होगी, कौन करेगा। तो आपके जो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ दे रखा है, अनुच्छेद 217 में दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं 219 वाला। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैंने सिर्फ वही लगाए हैं, सारे नहीं लगाए। ठीक है, अब जो 219 वाला अनुच्छेद है वो क्या बात करता है, ओथ और अफर्मेशन की। हाई कोर्ट के जजेस जो भी अपनी शपथ लेते हैं, ये 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझाए थे ना, ये रहे, है ना। तो ये जो 4 पॉइंट है, तो ये जो भी शपथ लेते हैं वो शपथ का जो प्रावधान है वो 219 अनुच्छेद में आता है। 221 अनुच्छेद जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी की बात करता है। ठीक है, फिर 222 अनुच्छेद जो है वो बात करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर जजेस का स्थानांतरण होता है, अगर ट्रांसफर होता है, तो वो सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। वो प्रक्रिया आपके 222 अनुच्छेद में बताई हुई है। ठीक है, 226 अनुच्छेद में क्या बताया हुआ है, हाई कोर्ट के जो रिट जारी करने की जो शक्तियां हैं और जो उनके पास में न्यायिक समीक्षा का जो शक्तियां हैं, यानी कि जुडिशियल जो है रिव्यू होता है उसकी शक्ति और रिट जारी करने की जो शक्तियां हैं वो बताई हुई है आपके 226 आर्टिकल के तहत। मैंने बता दिया है 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 226 आर्टिकल के तहत डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, 32 आर्टिकल के तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो 226 आर्टिकल में बताया हुआ है हाई कोर्ट के पास में रिट जारी करने की शक्तियां हैं और हाई कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की शक्तियां भी है। ठीक है, 227 आर्टिकल जो है वो क्या बात करता है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास में ये शक्तियां हैं कि इससे निचले स्तर पे जितने भी कोर्ट आते हैं, जितने भी सुपरिटेंडेंट्स आते हैं, जो भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, उन सबको कंट्रोल करने की शक्ति किसके पास में है, उच्च न्यायालय के पास में है, हाई कोर्ट के पास में है। ये बताया हुआ है 227 अनुच्छेद में। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके हाई कोर्ट से जुड़े हुए। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आपकी जो क्लास है, जो भी आपकी थ्योरी पार्ट जो है वो अब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इस प्रकार हमने पूरा 5वां जो भाग है संविधान का बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही स्मूथ तरीके से कर लिया है। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। आपका एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। थोड़े से 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सवाल क्या बोलता है, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, यानी कि न्यायिक समीक्षा की जो आपका सिस्टम है, जो आपकी प्रणाली है न्यायिक समीक्षा की, उसका आरंभ कहाँ से हुआ था, इंडिया से हुआ था, जर्मनी से, रशिया से या फिर यूएसए से। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए से ही हमने न्यायिक समीक्षा लिया है। जो भी हमने पीआईएल जो ली है ना, जनहित याचिका, वो भी हमने यूएसए से ही ली है। और एक और नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म, जहाँ पे जुडिशरी जो है वो थोड़ा सा ओवर एक्टिव होकर काम करती है ना। तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल रिव्यू का जो आपका प्रावधान है और आपका पीआईएल जो है, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से ही लिए हैं, अमेरिका से ही लिए हैं। ठीक है, अगला क्या बोला है, वेयर इज द बेंच ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट लोकेटेड। राजस्थान में जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच कहाँ पे है, उदयपुर में है, अलवर में है, जयपुर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच कहाँ पे है, जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। मैंने बताया था आपको कौन सा है, छत्तीसगढ़ का है, आंध्र प्रदेश का है, झारखंड का है या फिर मणिपुर का है। तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है आपका, आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, जो हमने 2019 में बनवाया था। कब और क्यों बनवाया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो 2 अलग अलग राज्य हो गए थे। तो फिर इसके लिए हमको आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग से उच्च न्यायालय बनाने की जरूरत महसूस हुई। तो हमने आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो नया बनवाया था 2019 में। तो आपका हाई कोर्ट का जो है ना, आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है अभी तक। ठीक है, अगला क्या बोला है, व्हेन वाज द राजस्थान हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड। 1949 में, 50 में, 46 में या फिर 35 में। कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में। ठीक है, 1949 में राजस्थान के जो है ना उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको थ्योरी भी समझ में आ गई होगी, आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। इसके जो नेक्स्ट क्लास आएगी वहाँ पे हम और भरपूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों की, तो चिंता मत करो। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना हर्षिता मैम की पाठशाला, और उस ग्रुप के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो पर्सनली। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट करके पूछ लिया करो, कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।